नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागोजी के 10 महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है। प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि यदि किसी बच्चे में हमें मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करनी है तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, मतलब क्लासरूम के अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे बच्चे का जो मैथमेटिकल एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सरसाइज की बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे, मतलब पहले बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसकी प्रोसेस बताएंगे और फिर उसे अधिक से अधिक एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है पहले ऑप्शन की तुलना में। तीसरा देखते हैं, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, और चौथा केवल एल्गोरिदम का वर्णन कर। जहां भी बाल विकास, शिक्षा शास्त्र या किसी भी विषय के पेडागोजी में केवल शब्द आ जाए तो 90% चांसेस होते हैं कि वह ऑप्शन उस प्रश्न का नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऑप्शन को लिमिटेड करता है। तो इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे, उसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि अब आप यहाँ से अधिक अभ्यास करो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रश्न यह पूछना चाहता है कि किसी भी स्कूल में जहां गणित टीचिंग कराई जा रही हो तो उस गणित टीचिंग का प्राइमरी एम क्या होना चाहिए। तो हमें ऐसे सवालों का जवाब एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर देना होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, और ये हमारा एनसीएफ भी कहता है कि हमें जो है गणित शिक्षण क्यों करना चाहिए, बच्चों को गणित क्यों पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है उसका मैथमेटाइजेशन हो जाए। ये इसका सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल करवाकर, यह ऑप्शन सटीक नहीं बैठता, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होता कि बच्चों को हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाएं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। जब बच्चे की थॉट प्रोसेस लॉजिकल होगी, मैथमेटिकल होगी, तो उसे रोजगार वैसे भी मिल जाएगा। चौथा, बच्चों का गणित से मनोरंजन कराना। मनोरंजन कराने के और भी ढेरों सारे ऑप्शन हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन ही बेस्ट है, जो कि हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो आने वाले प्रश्न में हेल्पफुल होंगे, और एग्जाम में भी इन टर्म्स से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला टर्म है योगात्मक तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि ए को यदि हम ए में यदि हम 0 जोड़े तो हमारा उत्तर ए ही आता है, यानी एक ऐसा डिजिट जिसको किसी अन्य डिजिट में जोड़ने पर उसमें कोई फर्क न पड़े, वह योगात्मक तत्समक कहलाता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है और वह है 0, इसलिए हम शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। दूसरा है योगात्मक प्रतिलोम। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, यदि ए में हम 0 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए हो रहा है यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए में यदि माइनस ए जोड़ा जाए तो वो 0 हो जाएगा, ए में यदि माइनस ए जोड़ा जाए तो 0 हो जाएगा। तो ऐसी डिजिट जो दूसरी डिजिट में जोड़े जाने पर योग को 0 कर दे, वो योगात्मक प्रतिलोम होती है। तो ए और माइनस ए ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर 0 हो जाता है। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि किसी भी डिजिट में यदि 1 को जोड़ा जाए तो उस डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी ऐसी डिजिट जिसको किसी अन्य डिजिट में जोड़ने पर उसमें कोई फर्क न पड़े, वह उसका गुणात्मक तत्समक होगा। तो ऐसी सिर्फ एक ही डिजिट है और वह है 1, यानी 1। तो 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं और 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो डिजिट को जोड़ा जाए तो उसका आंसर यदि 1 आ जाए तो वो दोनों डिजिट आपस में गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे ए और बी को यदि हम मल्टीप्लाई करें और यदि उसका आंसर A1 आए तो ए और बी आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हमने 4 टर्म समझे, योगात्मक तत्समक जो कि 0 है, योगात्मक प्रतिलोम जो
एक दूसरे के अपोजिट डिजिट्स होती हैं, जैसे ए है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए हो जाएगा। फिर हमने सिर्फ समझा गुणात्मक तत्समक, एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। फिर हमने समझा गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर 1 हो जाए वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की, जो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को आप उसके शब्द से ही समझ रहे हैं। क्रम मतलब उसका ऑर्डर, विनिमय मतलब एक्सचेंज, तो किसी का ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस नियम को हम क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है कि कोई एडिशन के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यदि किसी एडिशन में 2 पार्टिसिपेंट है, जैसे मान लीजिए 2 और 6, तो इनका योग होगा 8। यदि इनका क्रम बदल दिया जाए, 2 की जगह 6 कर दे और 6 की जगह 2 कर दे, तो भी इसका आंसर क्या होगा 8। इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। यानी यह नियम यह बताता है कि यदि किसी जोड़ के जो पार्टिसिपेंट हैं उनका क्रम बदल दिया जाए तो भी उसका उत्तर उतना ही आता है। तो हमने 5 टर्म समझे। अब इन 5 टर्म्स को देखते हैं, इनसे प्रश्न कैसे बनता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न में। प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। अब इसमें हमें यह बताना है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उनमें कौन सा गुण नहीं होता। पहले तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या है क्या। तो आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक चले जाइए, ये प्राकृतिक संख्या है। वहीं यदि 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं गिनती, 0 1 2, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यहाँ बात हो रही है प्राकृतिक संख्या की। तो कौन सा गुण नहीं होता है, हमें बताना है कौन सा गुण नहीं होता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है योगात्मक तत्समक। पहला ऑप्शन क्या है, योगात्मक तत्समक। हमने आपको बताया था योगात्मक तत्समक किसको कहते हैं, शून्य को। शून्य क्या होता है हमारा योगात्मक तत्समक। तो क्या प्राकृतिक संख्या शून्य होती है, नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इसलिए पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है, जो कि शून्य क्या है, एक योगात्मक तत्समक है और यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या का गुण भी नहीं हो सकता। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है, योग क्रम विनिमय नियम, ये किसी भी प्राकृतिक संख्या में लागू हो जाता है। तीसरा क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक हम 1 को कहते हैं। तो 1 जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी यह प्राकृतिक संख्या का गुण है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब जब 2 और 3 ऑप्शन नहीं है तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, योगात्मक तत्समक, जो कि सही उत्तर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धनराशि के योग को कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है भूमिका निर्वाह, दूसरा है बहुत सारे सवाल हल करना, तीसरा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, चौथा है प्रतिरूपों का प्रयोग। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहां से प्रारंभ कर सकता है। प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा 4 का बच्चा है, उसे हमें क्षेत्रफल की अवधारणा समझाना है, तो शिक्षक को कैसे समझाना चाहिए। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना द्वारा। मतलब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनके सरफेस की तुलना करेंगे, तो इससे तो क्षेत्रफल की अवधारणा समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि पत्ती, नोटबुक, टेबल, इन सभी का जो तल होता है वो सबका अलग अलग रहता है। दूसरा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। अब देखिए, क्षेत्रफल तो किसी भी चीज का निकाला जा सकता है जिसका सरफेस हो, तो सिर्फ आयत की ही बात क्यों की जाए, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, किसी आकृति में आने वाली इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना करना। यह ऑप्शन क्या कहता है कि कोई आकृति ले ली गई और उसके छोटे छोटे वर्ग बना दिए गए, उसके अंदर इकाई वर्ग। इकाई क्या होता है, जैसे इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब होते हैं इकाई होती है ना। तो इन इकाइयों किसी भी आप इकाई को चुन सकते हैं और उसका वर्ग बना सकते हैं उस आकृति के अंदर। और फिर बच्चे को बोलेंगे कि आप इनको गिनो कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, जितने वर्ग होंगे यानी कि उसका उतना इकाई वर्ग क्षेत्रफल होगा। तो ये ऑप्शन बेस्ट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, इसको इस चित्र में समझाया भी गया, जैसे ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। अब इसके अंदर छोटे छोटे इकाई वर्ग बनाए गए हैं। अब हम बच्चे को बोलेंगे कि आप इन इकाई वर्गों को गिनिए, है ना। तो जितने इकाई वर्ग होंगे उतना ही क्षेत्रफल होगा। इसका फार्मूला यह है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेंथ को यदि विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चे को, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसके अंदर जितने वर्ग बने हुए हैं उन सभी वर्गों को बच्चे को गिनकर दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस तरह से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है।
अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के छात्रों को यह स्पष्ट करने के लिए कि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है के लिए उपयुक्त विधि निम्नांकित दिए गए विकल्पों में से कौन सी है। अच्छा, कक्षा 4 का एक छात्र है, उसे हमें बताना है कि जो शेषफल होता है वह भाजक से कम होता है। भाजक क्या होता है? भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी का भाग दिया जाए, और शेषफल तो आप जानते ही हैं, जो लास्ट में बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो हमें बच्चे को समझाना है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से कम होता है। तो कैसे समझाएंगे? पहला, छात्रों को मौखिक रूप से कई बार स्पष्ट करके। तो हम कोई भी काम गणित में सिर्फ ओरली नहीं करते हैं, उसका एक्सरसाइज भी कराते हैं, उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है भाग के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित करके। इससे भी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। तीसरा, कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण कर स्पष्ट करके। इसमें क्या है, कई ऑब्जेक्ट्स लिए गए, कंचे हैं, गेंदे हैं, पेंसिल हैं, इन सभी को भाजक के अनुसार समूहीकरण करके स्पष्ट करके। तो और चौथा कहता है कि भाग के प्रश्नों को बार बार हल करके। तो जब उसको भाग कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको ये चीज समझानी है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है ये हम अगले स्लाइड में समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चे को हमने 85 कंचे दे दिए, अब उसे हम कह रहे हैं कि भाई इसको 6 से डिवाइड करो। बच्चे ने 6 से डिवाइड किया तो उसने पाया कि 6 कंचों के 14 ग्रुप बन रहे हैं और एक कंचा अतिरिक्त बच रहा है। तो यहाँ हम उसे समझा सकते हैं कि भाई देखो, हमने 6 से डिवाइड किया, हमारा शेषफल कितना है, कंचे कितने बचे, 1, और वह जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से कम है। इसी तरह हम 38 कंचे देकर भी कर सकते हैं, 38 कंचे, और उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो जो आंसर आएगा वो होगा 9 और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण कर स्पष्ट करेंगे। ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। तो हम जानते हैं कि आगमन विधि का पहला स्टेप क्या होता है, सामान्यीकरण। दूसरा स्टेप होता है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, और तीसरा स्टेप होता है अवलोकन, और चौथा होता है और अंतिम परीक्षण एवं जांच। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये क्रम मिलता है। तो ये हमें मिल रहा है दूसरे नंबर के ऑप्शन में, यानी इसका दूसरा नंबर सही है। अब हम बात करते हैं 32वें नंबर के प्रश्न की। इसमें बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। अच्छा, आप पहले यह समझिए कि अप्रमाणिक माप क्या है और प्रमाणिक माप क्या है। देखिए, अप्रमाणिक माप क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ चीजें प्रचलित होती है, जैसे बित्ता, हाथ, है ना, फरलांग, ये अप्रमाणिक माप है। तो क्या बोलता है ऑप्शन कि पहले हम पहले हम प्रमाणिक माप बताएंगे, फिर अप्रमाणिक माप बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चा जो है स्कूल बाद में आता है और पहले ही चीजें सोसाइटी से सीखने लगता है, तो पहले उसे अप्रमाणिक मापों का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में। उसे अप्रमाणिक माप मालूम होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो जब हम सीधे ही प्रमाणिक माप पे आएंगे, अप्रमाणिक माप बाद में बताएंगे, तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसको हमको पालन करना होगा। तो पहले हमें बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, जो उसे मालूम हो, जो ज्ञात हो, फिर उसे हम वो चीजें बताएंगे जो उसे मालूम ना हो। तो पहले हमें क्या बताना चाहिए, पहले हमें बताना चाहिए अप्रमाणिक मापों के बारे में, फिर बताना चाहिए प्रमाणिक मापों। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो जो चीज मैंने कही वही यह ऑप्शन भी कहता है कि पहले भाई अप्रमाणिक माप बताओ, उसके बाद प्रमाणिक माप बताओ। यह इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं एक टर्म कलन विधि की, जिसे हम एल्गोरिदम भी कहते हैं। अच्छा, गणित संगणन तथा अन्य विधाओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि कहते हैं। मतलब गणित या संगणन या कोई भी विधा जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो कैलकुलेशंस क्या होती हैं, एक सिस्टमेटिक वे में होती हैं। उस सिस्टमेटिक वे को हम एल्गोरिदम कहते हैं। कलन विधि शब्द का प्रयोग प्रश्नों में किया जाता है, इसलिए मैंने इसे बताना जरूरी समझा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। प्रश्न क्या बोलता है कि एक कक्षा 4 का बच्चा है, वह यह सोच रहा है
कि जो दो संख्याएं हैं यदि उनको गुणा किया जाए तो जो आंसर मिलेगा वह उन दो संख्याओं से बड़ा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये कैसे समझाएंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा का प्रदर्शित कर। अब देखिए, एक पूर्ण संख्या ले ली हमने, एक भिन्न ले लिया। अब इनकी जो कलन विधि है, कलन विधि मतलब प्रोसीजर को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, बार बार योग करेंगे तो उससे भी बच्चे को अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी। तीसरा, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, दो दशमलव के संख्याओं के गुणन की कलन विधि, इसमें भी कलन विधि आ गया कि कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे। प्रोसीजर को समझा रहे हैं लेकिन बच्चे को दिखाना है, उसे प्रूव करना है, तो वो कहाँ होगा? ग्रेड पेपर पर, जो कि कहता है चौथा ऑप्शन। ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो हमने जो है ग्रेड पेपर पर दो दशमलव की संख्याएं ली, उनका गुणा किया और उन्हें बताया कि भाई देखो, जो दो संख्याओं का गुणन का जो आंसर होता है वह उन दो संख्याओं से छोटा भी हो सकता है। जैसे एक मान लीजिए कि हमने एक संख्या ली 0.7 और दूसरी संख्या ली 0.3, तो इसका जो आंसर होगा, गुणनफल होगा 0.7 और 0.3 का, वो होगा 0.21, जो कि 0.7 और 0.3 से छोटी है। तो इस तरह से हम ग्रेड पेपर पर बच्चे को समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्तविक जिंदगी से हमें बच्चे को गणित का संबंध बताना है, तो उसके लिए कौन सा सेट, जो ऑप्शंस में 3-3 का सेट दिया गया, कौन सा सेट उपयोगी होगा? पहला बोलता है क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण सही है क्योंकि ये वास्तविक जिंदगी से बच्चे को जोड़ता है। लेकिन दूसरा जो बोलता है मौखिक परीक्षा, तो ये वास्तविक जिंदगी से नहीं जोड़ता और इसलिए इस ऑप्शन को कैंसिल करते हैं। अगला है सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची। इसमें जांच सूची शब्द है, यह भी वास्तविक जिंदगी से नहीं जोड़ता। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, यहाँ भी मौखिक परीक्षा भी आ गया, जांच सूची भी आ गई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो इसका ये ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें तीनों चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को वास्तविक जिंदगी से जोड़ती है और उसका गणित से संबंध स्थापित करती है। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर हमारे प्रश्न खत्म हो गए। अब हम अगले वीडियो में आपको फिर से 10 प्रश्नों की एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।